बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव विद मौज़मा में आप सबको खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान खस्ता आलू की कचौड़ी बनाने की रेसिपी। जैसा कि रमज़ान आ रहा है, ये अफ्तारी की स्पेशल डिश होती है और हलवाई की दुकानों पर कचौड़ी ख़रीदने वालों का रश भी लग जाता है। तो क्यों ना इस रमज़ान में घर पर हलवाई जैसी खस्ता कचौड़ी ट्राई की जाए। मेरी इस रेसिपी को फॉलो कर आप हलवाई जैसी खस्ता कचौड़ी घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। मज़ेदार कचौड़ी की दो खसूसियात होती है, एक इसकी स्टफिंग कितनी मज़ेदार है और एक वो क्रिस्पी कितनी है। तो मेरी इस रेसिपी में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी लेयर्स लगाना सिखाऊंगी ताकि आप भी हलवाई जैसी खस्ता कचौड़ी घर पर तैयार कर सकें। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइव विद मौज़मा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो खस्ता आलू की कचौड़ी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स और इनकी क्वांटिटी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम अभी आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जिसमें मैंने ले लिया है 2 कप मैदा और इसी के साथ मैंने इसमें ले लिया है 3 टेबल स्पून घी को मैंने गरम कर लिया था। आपने ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, घी इस्तेमाल करना है। घी इस्तेमाल करने से आपकी कचौड़ी खस्ता तैयार होगी। और इसी के साथ मैंने ले लिया है 1 टीस्पून नमक और हस्बे ज़रूरत पानी। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें, आप नॉर्मल टैप वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैंने एक बाउल में 2 कप मैदा ले लिया है। मैदे को आपने जब भी इस्तेमाल करना है, किसी भी रेसिपी में हमेशा छान कर इस्तेमाल करना है। तो मैंने इसे छान लिया था। अब मैं इसमें डाल दूँगी 3 टेबल स्पून घी। तो यहाँ मैंने इसमें घी डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक और अब मैं इसे गूंद लूँगी। और इसके लिए मैं पानी इस्तेमाल करूँगी। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी इस्तेमाल करूँगी, लेकिन पानी डालने से पहले आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए जिस तरह से मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रही हूँ, छोटी छोटी सी इनकी गुठलियाँ बन रही हैं, आपने उसको ख़त्म कर देना है, फिर पानी डालना स्टार्ट करना है। तो यहाँ अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी एक टेबल स्पून करके और इसे गूंदना स्टार्ट कर दूंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से गूंद रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और इसको मिक्स करते जा रही हूँ। जिस तरह नॉर्मल आटा गूंदते हैं उसी तरह गूंदना है, लेकिन मैदे की गुंदाई में ये फ़र्क होता है कि आपने इसे हथेली की मदद से गूंदना होता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसे हथेली की मदद से गूंद रही हूँ। आपने भी इसी तरह से गूंद लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसका आटा गूंद दिया है और हमारी एक स्मूथ सी जो है वो डो तैयार हो चुकी है। मैदे को अच्छे से गूंद लेने के बाद अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दूंगी और इसे आधे घंटे के लिए ढक कर सेट होने के लिए रख दूंगी। अब बारी आती है खस्ता कचौरी के लिए आलू की मज़ेदार स्टफिंग तैयार करने की, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स और इनकी क्वांटिटी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, जिनको मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया था। अब मैं इनका छिलका उतार दूँगी। अब मैं इन्हें मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लूँगी। आप चाहें तो इसे फॉक की मदद से भी मैश कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैं फॉक की मदद से भी मैं मैश करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैंने आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है। अब दूसरी तरफ मैंने ले लिया एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने चॉप कर लिया। और इसी के साथ मैंने ली 2 से 3 हरी मिर्चें, जिनको मैं चॉप कर लूँगी या छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने हरी मिर्चों को भी कट कर लिया है। आलूओं को अच्छे से मैश करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी चॉप्ड किए हुए प्याज और इसी के साथ इसमें डाल दूंगी चॉप्ड की हुई हरी मिर्चें। चॉप्ड किए हुए प्याज और हरी मिर्चें डालने के बाद अब मैं इन दोनों चीज़ों को अपने मैश किए हुए आलू में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं चमची की मदद से इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी अपने तमाम स्पाइसेस, जिसमें सबसे पहले इसमें जाएगा 1 टीस्पून ज़ीरा। तो यहाँ मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून ज़ीरा। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ½ टीस्पून राई दाना। आप सोचोगे राई दाना क्यों, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। इसे डालने से आपकी आलू की स्टफिंग में बिल्कुल बाहर जैसी कचौड़ी वाला, हलवाई जैसी कचौड़ी वाला टेस्ट आएगा। तो यहाँ मैंने इसमें डाल दिया है ½ टीस्पून राई दाना।
اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی 1 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر، اور اس کے بعد اس میں جائے گا 1 ٹی اسپون نمک، اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی 2 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر۔ اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی 1/2 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر۔ آخر میں اس میں جائے گا 2 ٹیبل اسپون بیسن، اور یہ میں نے تمام چیزیں اس میں ڈال دی ہیں۔ اب میں ان تمام چیزوں کو چمچی کی مدد سے اچھے سے مکس کر لوں گی۔ اور یہاں میں نے اپنے تمام ڈرائی انگریڈینٹس کو، اسپائسیز کو آلو کے مکسچر میں اچھے سے مکس کر لیا ہے، اور یہاں ایک مکسچر جو ہے آلو کا ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ اب باری آتی ہے اس کو فرائی کرنے کی۔ یہ سٹیپ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہاں میں نے ایک سوس پین لے لیا جس میں میں نے 1 ٹیبل اسپون گھی ڈال کر اسے گرم کر لیا۔ تو یہاں میں نے سوس پین میں گھی ڈال کر اسے گرم کر لیا ہے۔ اب میں اس میں ڈال دوں گی 1 ٹی اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ، اور اب میں اسے 2 سے 3 منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کر لوں گی۔ لہسن ادرک کے پیسٹ کو ڈالنے کے بعد آپ نے اسے 2 سے 3 منٹ کے لیے گھی میں لازمی فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا کچا پن ختم ہو جائے۔ اور اب میں اپنے آلوؤں کے مکسچر کو اس سوس پین پہ ڈال دوں گی، اور اسے، کیونکہ یہ آلو جو ہیں ہمارے بوائل ہوئے تھے، اسی لیے بس آپ نے اسے 4 سے 5 منٹ کے لیے گھی میں آلو کے مکسچر کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے۔ اس سے یہ سٹیپ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس سے آپ کی آلو کی اسٹفنگ بہت ہی زیادہ مزیدار تیار ہوگی۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آلو کے مکسچر کو گھی میں فرائی کر رہی ہوں۔ آپ نے 4 سے 5 منٹ کے لیے فرائی کر لینا ہے۔ یہ آلو کا مکسچر ہمارا تھوڑا سا فرائی ہو چکا ہے۔ اب میں اسے باؤل میں نکال لوں گی۔ تو یہاں میں نے اپنے مکسچر کو باؤل میں نکال لیا ہے، اور مزیدار اور خستہ آلو کی کچوری تیار کرنے کے لیے آلو کا ہمارا مزیدار سا مکسچر تیار ہو چکا ہے۔ تو یہاں آٹے کو رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اب میں اس سے اپنی کچوری کے لیے پیڑے تیار کر لوں گی، جس کے لیے میں نے یہاں پہ ہاتھوں میں تھوڑی سی گھی لے لیا ہے، اور اب میں اس کے پیڑے تیار کر لوں گی۔ نہ ہی بہت زیادہ چھوٹے اور نہ ہی بہت زیادہ بڑے سائز کے اپنے پیڑے تیار کرنے ہیں۔ جس طرح آپ روٹی کا پیڑا تیار کرتے ہیں گول گول ہاتھوں سے کرتے ہوئے، اسی طرح سے آپ نے کچوری کے لیے بھی پیڑا تیار کر لینا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے پیڑے تیار کر رہی ہوں، اسی طرح سے آپ نے بھی تیار کر لینے ہیں۔ یہاں میں نے کچوری کے لیے 2 کپ میدے سے 6 پیڑے تیار کیا، یعنی کہ ہمارے 6 کچوریاں تیار ہوں گی۔ اب میں ان پیڑوں کو مزید آدھے گھنٹے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی۔ اب چلتے ہیں کچوری بنانے کے لیے ایک اور اہم سٹیپ کی طرف، جو ہے ایک سلری یا پھر کہہ لیں ایک پیسٹ تیار کرنے کی۔ جس طرح پراٹھا بنانے کے لیے اس پر گھی لگا کر اس کو فولڈنگ دے کر پیڑا تیار کرتے ہیں پراٹھے کا، اسی طرح کچوری کی خستہ لیئرز بنانے کے لیے بھی ہم نے ایک گھی کی جگہ پہ پیسٹ تیار کرنا ہے، جسے ہم کچوری کے لیے بیلی ہوئی روٹی کو فولڈنگ دیتے ہوئے درمیان میں لگائیں گے تاکہ کچوری کی خستہ لیئر تیار ہو سکے۔ تو یہاں ہم ایک تھک پیسٹ تیار کر لیں گے، جس کے لیے میں نے ایک پیالی لے لیا ہے۔ اب میں اس میں ڈال دوں گی 3 ٹیبل اسپون گھی، اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی 3 ٹیبل اسپون میدا۔ اب میں اسے چمچی کی مدد سے اچھے سے مکس کر لوں گی، اور اب میں اسے اچھے سے مکس کرنے اور اس کی تھک سی پیسٹ بنانے کے لیے اس میں نیم گرم پانی ڈال دوں گی۔ تو یہاں میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نیم گرم پانی ڈالوں گی اور اس کی ایک تھک پیسٹ تیار کر لوں گی۔ تھک پیسٹ اتنی ہونی چاہیے کہ یہ کچوری کی پراٹھے کی لیئر پہ اچھے سے سپریڈ ہو سکے، اتنی تھک رکھنی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ لیکوڈ بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ گاڑھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ میں نے پانی ملاتے ہوئے اس کی ایک تھک سی پیسٹ تیار کر لی ہے۔ اب ہم ان پیڑوں سے لیئرز والے پیڑے تیار کریں گے، جن سے ہماری کچوری میں خستہ لیئرز آئیں گی۔ تو اس کے لیے میں نے پیڑے لے لیے ہیں۔ یہاں پیڑوں کو رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ تو دوسری طرف میں نے سلیب پر گھی لگا لیا، اس سے آپ کو پیڑوں کو بیلتے ہوئے آسانی ہو جائے گی۔ تو یہاں میں نے ایک پیڑا لیا۔ اب میں پہلے اسے تھوڑا سا ہاتھ کی مدد سے بڑا کر لوں گی اور پھر اسے بیلن کی مدد سے بڑا کر لوں گی۔ جس طرح آپ روٹی کو بیلتے ہیں آپ نے بالکل اسی طرح اسے بھی ایک گول شیپ میں بیل لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے جو سلری تیار کی تھی وہ میں اس کے اوپر لگا دوں گی
तो फोल्डिंग करने का तरीका आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और मैं आपको साथ साथ बताती भी जाती हूँ कि सबसे पहले हमने गोल रोटी बेल ली, इसके बाद इसके ऊपर हमने स्लरी लगाई है, हमने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून लगाई है और इसे अच्छे से आपने पूरे रोटी पर स्प्रेड कर देना है। इसके बाद आपने इसकी फोल्डिंग करनी है। सबसे पहले इसे ऊपर की तरफ से फोल्ड करना है, फिर इसे नीचे की साइड से फोल्ड करना है। दोनों साइड को एक दूसरे के ऊपर दबाने के बाद आपने दोबारा से इसके ऊपर अपनी घी और मैदे की पेस्ट लगानी है और फिर इसे दोनों साइड से फोल्ड कर देना है। जिस तरह से आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इन्हें दोनों साइड से फोल्ड किया है। फिर दोबारा आपने इसके ऊपर स्लरी लगानी है और फिर इसे फाइनल फोल्ड देना है और ये इस तरह से चौरस शेप में आपका कचौरी के लिए खस्ता सा पेड़ा तैयार हो जाएगा। रेसिपी को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फोल्डिंग करने का तरीका बता रही हूँ। फोल्डिंग अच्छी होगी तब भी आपकी कचौरी में खस्ता लेयर्स तैयार होंगी। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके मैंने बाकी पेड़ों को भी फोल्डिंग देते हुए ये लेयर्स वाले पेड़े तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ 6 पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन पेड़ों की ऊपर वाली साइड पर थोड़ा थोड़ा सा घी लगा दूंगी ताकि ये खुश्क ना पड़ जाएं और इन्हें आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। यहाँ पेड़ों को रखे हुए आधा घंटा हो गया था। अब मैं इसे बेल लूँगी, जिसके लिए मैंने एक पेड़ा ले लिया है और अब मैंने स्लेब पर थोड़ा सा घी लगा लिया था ताकि इसे बेलने में आसानी हो जाए। यहाँ पर मैंने एक पेड़ा ले लिया। अब मैं इसे हाथ की मदद से बड़ा कर दूंगी। पेड़ा चूँकि मैदा चूँकि पतला है, इसलिए इसे बेलन की मदद से बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने इसे हाथों की मदद से ही लंबा करते जाना है। किनारों से आपने इसे पतला रखना है और बीच में से मोटा रखना है, क्योंकि किनारे ऊपर की तरफ फोल्ड होंगे। अगर आप किनारे मोटे रखेंगे तो वो कच्चे रह जाएंगे, इसलिए आपने किनारे पतले रखने हैं और दरमियान वाली साइड को मोटा रखना है और इसे बड़ा कर लेना है। तकरीबन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, दरमियाने साइज़ का आपने इसे बेल लेना है। अब आपने जो हमने इसकी मज़ेदार सी स्टफ़िंग तैयार की है कचौरी की, वो इसके दरमियान में रख देनी है। तो यहाँ मैंने स्टफ़िंग ले ली है। मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून एक कचौरी में ये स्टफ़िंग रखी है। आप हस्बे ज़रूरत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसका एक पेड़ा तैयार कर लूँगी, जिसके लिए मैं किनारों को ऊपर से पकड़ते हुए इसको ऊपर की तरफ ला रही हूँ और इसको गोल करते हुए स्टफ़िंग को क्लोज़ भी करती जा रही हूँ और किनारों को ऊपर भी लाती जा रही हूँ। और इस तरह से ये देख सकते हैं आप, ये स्टफ़िंग क्लोज़ हो गई है अंदर और ये हमारी गोल सी जो है वो कचौरी का पेड़ा तैयार हो चुका है। आपने इसे ऊपर से अच्छे से बंद कर देना है ताकि फ्राई करते हुए स्टफ़िंग आपकी बाहर ना निकले। तो ये आप देख सकते हैं कि गोल सा हमारा पेड़ा तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं अपने बाकी कचौरी के पेड़े को भी स्टफ़िंग करके तैयार कर लूँगी। तो यहाँ मैंने बाकी कचौरी के पेड़े भी तैयार कर लिए हैं। अब मैं इन पेड़ों को ढककर आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ मैंने इन पेड़ों को ढक दिया है। अब हम मिलेंगे आधे घंटे बाद। अब बारी आती है कचौरी को फ्राई करने की। तो इसके लिए मैंने घी को दरमियानी आंच पर गर्म कर लिया था। अब मैं एक एक करके इसमें कचौरी डालकर इसे फ्राई कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने एक कचौरी का पेड़ा लिया और अब मैं इसे घी में डाल दूँगी। घी आपका बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, वरना कचौरी एकदम से जो है उसका डार्क कलर आ जाएगा। तो आपने इसे दरमियानी आंच पर फ्राई करना है। यहाँ मैंने एक कचौरी डाल दी है, इसी तरह से मैंने दूसरी कचौरी भी डाल दी। अब मैं इसे दरमियानी आंच पर फ्राई कर लूँगी। इसे आपने ज़्यादा हिलाना नहीं है। जब एक साइड पे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब तक आपने इसे पलटना भी नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि ऊपर वाली साइड थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है, आपने इसे पलट देना है। ये आप देख सकते हैं ऊपर वाली साइड पर थोड़ा थोड़ा सा कलर आना शुरू हो गया था, थोड़ी थोड़ी फ्राई होना शुरू हो गई थी, तो मैंने इसे पलट दिया। और ये आप देख सकते हैं कि नीचे वाली साइड पर इतना खूबसूरत लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, यानी कि नीचे वाली साइड जो है वो फ्राई हो चुकी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये फ्राई हुई है। इसी तरह से अब आपने ऊपर वाली साइड पर भी इसे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे भी 4 से 5 मिनट इसे फ्राई करने में लग जाएंगे। और ये कचौरी हमारी फ्राई हो रही है। टाइम इसे थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आपने इसे फ्राई होने देना है ताकि अंदर तक इसकी लेयर्स अच्छे से फ्राई हो सके। अदरवाइज़ अगर आप तेज़ घी में इसे फ्राई करेंगे और जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो ये बाहर से तो
ڈارک براؤن کلر آ جائے گا لیکن اندر سے اس کی لیئرز کچی رہ جائیں گی اور کچوری بالکل بھی اچھی نہیں لگے گی. اس لیے آپ نے اس کی لیئرنگ کو اچھے سے فرائی کرنے کے لیے اسے آہستہ فرائی ہونے دینا ہے درمیانی آنچ پر. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچوری ہماری فرائی ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ سے اب میں اسے پلٹ دوں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر والی سائڈ پر بھی کتنا خوبصورت لائٹ گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے, یعنی کہ کچوری ہماری فرائی ہو چکی ہے. اب میں اسے نکال لوں گی. تو یہاں میں نے کچوری کو گھی سے نکال دیا ہے, چھاننی میں رکھ دیا ہے تاکہ ایکسٹرا آئل جو ہے وہ نکل جائے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خستہ دیکھنے میں یہ کچوری لگ رہی ہے, اور اسی طرح سے میں باقی کچوریاں بھی فرائی کر لوں گی. تو یہاں میں نے ساری کچوریاں فرائی کر لی ہے. اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اسے کٹ کر رہی ہوں. دیکھنے میں اتنی زیادہ کرسپی, اس کو توڑنے پر اتنی کرنچی آواز آ رہی تھی. اور اب میں آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں. اسے آپ کیچپ کے ساتھ سرو کریں اور رمضان میں بنائیں, افطاری میں بنائیں, بہت ہی مزیدار یہ خستہ کچوری تیار ہوتی ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لیئرز بھی کتنی اچھی آئی ہے, اس کی اسٹفنگ بھی بہت زیادہ مزیدار اور اچھی ہوئی ہے. اور امید ہے آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی. ٹرائی ضرور کیجیے گا, کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسی لگی. اگر آپ میری ریسیپی کو فالو کر کے بنائیں گے تو آپ کو حلوائی جیسی کچوری گھر پر کھانے کو مل جائے گی. تو اسی کے ساتھ آج کی ریسیپی ہوتی ہے ختم. اب میں آپ سے ملوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ. میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر اور میرے چینل کو لائف ود موزمہ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.